मालूम है 500 की आ रही है, मशीन आ रही है, पूरी बॉडी आ रही है 900 की। दे दो ना यार, कुछ समझ के दे दो क्या करना। सभी साथियों को नमस्कार, जितने भी हमारे मित्रता सूची में जुड़े हैं या इस वीडियो को जहां तक भी हमारी बात पहुंच रही है अधिक से अधिक शेयर करवाएं। विषय मैंने सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, कमेंट के अंदर सब्जेक्ट के अंदर विषय लिखा हुआ है। अभी एस.के. मिश्रा जी आप देख रहे हैं, अभी इनविटेशन ना भेजें। सबसे पहले जो मुद्दा मैंने लिया है और इस समय देश के लगभग 100 से अधिक किसान संगठनों ने जिस बात को उठाया है, पहले हम उस बात पर चर्चा कर लें। सबसे पहला जो हमने रखा है वो है स्वामीनाथन आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग। लोग चर्चा करते हैं मेरे पे कभी कभी संगठन पे या अन्य जो हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स चलते हैं उस पर भी लोग शेयर करते हैं कि राष्ट्रीय किसान आयोग क्या है और कब लागू होगा। कुछ लोग बोलते हैं राष्ट्रीय किसान आयोग क्यों नहीं बनाया जा रहा है, तो मैं उनको आप सभी लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया जा चुका है। 18 नवंबर 2004 को जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय सैकड़ों किसान संगठनों ने मांग रखी थी कि किसान आयोग बनाया जाए, जिससे भारत के किसानों की दशा सुधर सके। किसानों की दशा सुधारने की आवश्यकता इसलिए है कि आप आज़ादी के समय किसान की इनकम और एक सरकारी कर्मचारी की इनकम बराबर थी। आज 6वां वेतन आयोग तक लागू हो गया है। जो पे कमीशन है वो 6 पे कमीशन लागू हो चुके हैं, 7वें पर प्लानिंग चल रही है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश की 70% आबादी और 50% रोजगार कृषि पर आधारित है, उस देश में राष्ट्रीय किसान आयोग को लागू नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको मैं बाद में रखूंगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रीय किसान आयोग जो बना था नवंबर 2004 में, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक हैं, इसलिए उनको बनाया गया था। उनकी अध्यक्षता में कई सालों तक, लगभग 1 साल तक उसमें उन लोगों ने अपने रिपोर्ट को सौंपा। पहली रिपोर्ट आई दिसंबर 2004 में, उसके बाद अगस्त 2005 में, उसके बाद दिसंबर 2005 में और उसके बाद अप्रैल 2006 में। 5वां और अंतिम जो रिपोर्ट आया था वो 4 अक्टूबर 2006 को सरकार को दी गई थी। और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि राष्ट्रीय किसान आयोग को लागू कर दिया जाता है तो भारत की जीडीपी दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी बन जाएगी। तो इतनी सटीक बातें प्रोफेसर स्वामीनाथन ने रखी, उसके बाद सरकारों ने इसको क्यों नहीं लागू किया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र है पूंजीपतियों का। इस देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनकी इनकम कम हो जाती। इनकम कैसे कम हो जाती? जब किसान अपने परिवार को पालने जितना पैसा खेती से कमाता तो अपने बच्चों को उनके मिलों फैक्ट्रियों में मजदूर बना करके नहीं भेजता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कच्चा उत्पादन होता है, चाहे वो कपास हो धागा बनाने के लिए, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो आलू हो, जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका बाय प्रोडक्ट कंपनियां बनाती हैं, पूंजीपति लोग बनाते हैं। तो उन पूंजीपतियों को महंगे दामों में खरीदना पड़ता। महंगे दामों में जब वो खरीदते तो इनकी सबसे ज़्यादा खपत कहाँ है? शहरों में है। तो शहरों में महंगे दामों पर जब किसानों का प्रोडक्ट उत्पादन बिकता तब उसको लोग कम खरीदते या उनका मार्जिन कम हो जाता है। इसलिए इस राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों को आज तक लटका करके रखा गया है।
अब मैं आपको बताता हूँ क्या हैं आयोग की प्रमुख सिफारिशें जो सरकारें नहीं लागू कर रही हैं। तो सबसे बड़ी जो बात प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने बताई थी, C2 के हिसाब से फसलों का भाव तय किया जाए। C2 में कैसे फॉर्मूला क्या था वो आप लोग जान लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी किसान हैं वो बहुत जागरूक हैं। अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में तो कोई है ही नहीं किसान संगठन, लगभग कोई सक्रिय नहीं है। अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी किसान संगठन हैं, वो नाम मात्र के हैं। लोगों को, किसानों को, युवा किसानों को, किसान पुत्रों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि राष्ट्रीय किसान आयोग बन चुका है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिशें दे दी हैं। उन सिफारिशों की जो प्रमुख मांगे हैं उनको भी अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हर एक किसान का बच्चा, हर एक किसान का बेटा वो इन चीज़ों को जाने कि प्रमुख सिफारिशें क्या थी और उसको लागू क्यों नहीं किया गया। तो सबसे पहले था कि फसल उत्पादन का जो लागत है उसका 1.5 गुना मूल्य दिया जाए, C2 के आधार पर दिया जाए। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे जो पहली उसमें चीज़ थी, पहली बिंदु थी, वो ये थी कि सबसे पहला बिंदु था वो ये था कि जो आपका लागत मूल्य है, जैसे कोई व्यक्ति गन्ना उगाता है, कपास उगाता है, चना उगाता है, मक्का उगाता है, ज्वार बाजरा उगाता है, कुछ भी उगाता है, तो उसका एक लागत मूल्य होता है। जुताई का खर्च, बीज का खर्च, उसमें पानी लगाने का खर्च, वो खर्च निकाला जाए, प्लस फैमिली का जो मजदूरी है जिसको FL वेजेज कहा गया, फैमिली लेबर वेजेज, पूरा परिवार लगा रहता है खेती में। आप देखिए दिन रात लोग काम करते हैं तो अपनी मजदूरी गिनेगा। उसके बाद में लैंड का रेंट, जो उसकी ज़मीन है, समझो 5 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, तो उसका क्या किराया हो सकता है। क्योंकि आज आप देखिए बैंक, कोई प्रेमाइसिस में बैंक आता है, अपना उद्यम चलाता है बैंक, तो वो भी किराया देता है, जिसकी बिल्डिंग है उसको किराया मिलेगा। इसी प्रकार तमाम सारे सरकारी और प्राइवेट उपक्रम हैं, तो लैंड का किराया, इन सबको जोड़ करके उसके बाद 1.5 गुना मूल्य यानी 50% लाभ देने की बात कही गई थी। उसको आज तक किसी सरकार ने लागू नहीं किया। जो MSP तय होनी थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, व्यापारियों के लिए क्या बना हुआ है, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। 2 रुपये का पानी का बोतल आपको 20 रुपये में बेचा जाएगा। अपने देश को लूटने वाली, सबसे ज़्यादा लूटने वाली एक कंपनी है पेप्सिको, जो क्या कर रही है, जो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बताती है कि ये ब्रांड का आलू आप तैयार करिए। अभी बीच में गुजरात के एक किसान ने उसके जो बीज का कॉपीराइट कराया हुआ है, लेस जो चिप्स आता है, उसको उसने अपने खेत में उगा दिया, तो उस पर 9-10 करोड़ रुपए का जुर्माना कंपनी ने लागू कर दिया। ये है कंपनी राज। पेप्सिको ने कहा कि हमारे द्वारा उन्नत की हुई, कॉपीराइट कराई हुई आलू आपने कैसे पैदा कर दी, इसके लिए आप 10 करोड़ जुर्माना भरिए। 10 करोड़ जुर्माना भरने की बात हुई। तो इसी तरह से स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश दी वो C2 के आधार पर MSP तय हो, वो नहीं तय हो रही है। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कम दाम पर उपलब्ध कराए जाएं, वो भी नहीं हो रहा है। गांव में किसानों को के मदद के लिए विलेज नॉलेज सेंटर की स्थापना करने की बात बताई गई थी। गांव में जिला पंचायत स्तर पर अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर एक विलेज नॉलेज सेंटर बनाया जाए, जिसमें कृषि के जानकार लोग वहां पर बैठें, कृषि वैज्ञानिक बैठें, और वहां पर मृदा जांच की व्यवस्था हो, मिट्टी के जांच की व्यवस्था हो, और किस मिट्टी में कौन सा फसल अच्छी तरीके से पैदा होगा, इसके बारे में वो लोग बताएं। तो विलेज नॉलेज सेंटर बनाने की पेशकश स्वामीनाथन आयोग में की गई थी। उसके बाद कहा गया था कि जो महिला किसान हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था हो। तो किसान क्रेडिट कार्ड तो बन रहा है, लेकिन उसकी भी किया हुआ है कि बिना दलाल के माध्यम से आसानी से आप किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रमुख बिंदुओं
आपको हमने बताया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बहुत लंबी चौड़ी है, सारी नहीं बताई जा सकती। और उसमें भूमि सुधार की भी बात कही गई थी। भूमि सुधार में ऐसा कहा गया था कि बड़े पूंजीपतियों को, बड़े कॉरपोरेट को जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं वो उनको ना दी जाए। अगर किसी को देना ही है लीज पर या बेचना है तो किसानों को बेचे सरकार। सिंचाई के सुधार की बात हुई थी। अभी हमारे देश में सिंचाई की सुविधा सभी जगह नहीं है। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में एक है सिंचाई विभाग। आप में से कोई बता सकता है कि कितने एरिए की वो सिंचाई करता है? उसमें बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूमते हैं, बड़े बड़े टेंडर्स पास होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें ये सब तकलीफ़ें आ रही हैं, कोई कार्य नहीं कर रहा है। सिंचाई विभाग काम करता ही नहीं। कहीं का सिंचाई विभाग हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कहीं का भी हो, सब निष्क्रिय हैं। उसके बाद में उन्होंने फसल बीमा के लिए सुझाव दिया था। जैसे हेल्थ का बीमा आप करवाते हैं, अपनी गाड़ी का बीमा करवाते हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप बीमा कंपनी को या बीमा एजेंट को आप फ़ोन करते हैं, बीमा एजेंट उसकी फ़ोटो लेता है, उसके लिए आप क्लेम करते हैं, आपका क्लेम पास होता है। उसी तरीके से एकदम सरलता से प्रत्येक किसान के लिए, चाहे वो 1 बीघे का किसान हो या 100 बीघे का किसान हो, सभी किसानों के लिए फसल बीमा योजना को लागू करने की बात कही गई थी। लेकिन उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका आज तक नहीं हो पाया है। उसके बाद में फूड सिक्योरिटी की बात कही गई थी स्वामीनाथन आयोग में, कि जैसे मैं अपना कोई चीज़ मैं पैदा करता हूँ तो उसको मैं स्टोर कहाँ करूँगा? आज हम सब जो सब्जी उगाते हैं तो सब्जी 2 दिन में 4 दिन में सड़ जाएगी, हमको बेचना है। अब हमको बेचना है तो मंडी में बैठे दलाल जिस भाव से लेंगे उस भाव में बेचना है हमको। इसलिए उन्होंने बताया था कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था सरकार करे, ताकि किसी का सब्जी है, कोई मार्केट में नहीं बेच पाता है या रेट नहीं है, तो वहाँ पर वो अपने उत्पादन को अच्छे से भंडारण कर सके अपने उत्पादन का। इस तरीके में भी सुधार करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया था। लेकिन चिंता की बात है कि जिस देश में 70% आबादी आज भी गाँवों से निर्भर है, शहरों में बैठे हुए मठा रहने वाले लोग भी आज किसान के मेहनत की रोटियां तोड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसे सिस्टम में बैठे लोगों को जो आज राष्ट्रीय किसान आयोग को लागू नहीं करने दे रहे हैं। राष्ट्रीय किसान लागू नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के दौरान एक कोरोना संकट में आप सब लोग, हम लोग सब लोग, कोई समाज सेवा में लगा हुआ था, कोई अपने घर में किसी तरीके से समय व्यतीत कर रहा था। हमारे संगठन किसान मजदूर सेना ने अलग अलग शहरों में फंसे हुए हज़ारों लोगों को भिजवाया। हज़ारों की संख्या में लोगों को, मैं कहूँगा लाखों की संख्या में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, उनके लिए खाद्य सामग्री अलग अलग जगह के कार्यकर्ताओं ने हमारे उपलब्ध करवाई। चाहे गोरखपुर के हों, देवरिया के हों, बस्ती के हों, हर जगह के कार्यकर्ता। सूरत में हमारे संगठन ने सेवा दी, अहमदाबाद में हमारे संगठन ने सेवा दी। संगठन के जहाँ जहाँ भी कार्यालय हैं सभी लोगों ने जितना संभव हो सका उतना मजदूरों को, श्रमिकों को सुविधाएं मुहैया कराई गई। अब लॉकडाउन लगा रहा, इसी लॉकडाउन के अंदर 2 अध्यादेश पारित हो गए हैं जो कि किसानों के 100% विरोध में हैं। कुछ बड़े व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सलाहकार लोग हैं या जो उनके नीचे बैठे हुए लोग हैं, वो उनको सही बातों से अवगत नहीं करा रहे हैं। उन लोगों ने एक ऐसा बिल पास किया है, एक अध्यादेश पास किया है जिसको सबसे पहले सदन में लाना चाहिए था, उस पर चर्चा होना चाहिए था। लेकिन किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ कोई इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि कोई भी बिल है, कोई भी एक्ट है, आप अपने आप पास कर दो, मन मर्जी से पास कर दो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सदन में चर्चा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो सलाहकार लोग हैं, जितने भी सलाहकार लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं आप बताइए? सलाहकार लोगों ने ऐसा सुझाव दिया होगा प्रधानमंत्री को या केंद्र में जो बैठे हुए नेता हैं, उनको सलाह किसने दिया इस कानून को लागू करने के लिए? तो बड़े पूंजीपतियों ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो अभी तक शहरों में जितने उद्योग हैं उस पर वो काबिज हैं। अब वो गांव क्षेत्र के ज़मीनों पर, किसानों पर वो अपना
कब्जा जमा सकें, अपना हक जमा सकें और उस हक के अनुसार जैसा चाहें वैसी खेती करने के लिए किसानों को विवश कर सकें, इसलिए अध्यादेश पारित कर दिया गया है। मोदी सरकार ने अनाज, दाल, प्याज अब आवश्यक वस्तु अधिनियम जो था उससे बाहर कर दिया गया है। खरीफ के फसलों का समर्थन मूल्य जो था उसको भी नकार दिया गया है, सीटू फार्मूलेशन नहीं दिया जा रहा है। आप दे रहे हैं गन्ना, पहले गन्ना जो चीनी लगी थी तो चीनी मिलों को समितियां तो बनाई गई, लेकिन उनको भाव तय करने का, भुगतान करने का स्वतंत्रता उनको खुद दे दिया गया। पहले तो चीनी मिलें जहाँ जहाँ स्थापित हुई शुरू में वहाँ पर अच्छे तरीके से उन्होंने भुगतान किया, सब कुछ किया, क्योंकि बड़े पूंजीपति लोग हैं, पैसा बांटा, प्रलोभन दिया, सब लोग गन्ने की खेती करने लगे। अब क्या हुआ, अब तमाम सारी चीनी मिलें हैं भुगतान ही नहीं कर रही हैं। अभी हम लोगों ने कई सारे ज़िलों में ज्ञापन सौंपा है, तब जा कर के और धरना और प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मिल मालिकों से हम लोगों ने संघर्ष किया है, आपके मिल में हम ताला मार देंगे, किसान और श्रमिक संगठन इकट्ठा होकर के, तब जा कर के थोड़ा फंड रिलीज हुआ है। तो यही हाल अब होने वाला है चावल पैदा करने वालों के लिए, मक्का पैदा करने वालों के लिए, अन्य फसल जो पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अब इस जो एक्ट अभी पास किया गया है दोनों, उसमें 2 कानून पास हुए हैं। एक है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस 2020 पास कर दिया। दूसरा कर दिया द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, ये एक्ट एक पास कर दिया। तो ये दोनों एक्ट हैं क्या, दरअसल मैं आपको बताता हूँ, एकदम सरल भाषा में बताता हूँ जो मैंने अध्ययन किया है। जो किसान संगठन आगामी 20 तारीख को पूरे पंजाब के किसान संगठन और किसान इकट्ठा होकर के एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि यह जो कानून, जो काला कानून किसानों के लिए पास किया गया है, इसको वापस लिया जाए। हमारा भी संगठन किसान मजदूर सेना, जहाँ जहाँ पर हमारी इकाइयाँ सक्रिय हैं, सभी लोग जितने भी पदाधिकारी हैं, क्योंकि कोरोना संकट चल रहा है तो सभी लोग नहीं जाएंगे, लेकिन 2-4 लोग संगठन के जा करके वहाँ के जिला कलेक्टर को मिलेंगे, वहाँ के एसडीएम को मिल करके अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मांग करेंगे कि यह जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास किया गया है इसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो ऐसे भी पूरा देश का युवा पूंजीपतियों का गुलाम है। अब ग्रामीण क्षेत्र के किसान और किसान के बेटे और किसान की ज़मीनें सब कुछ बड़े पूंजीपतियों के पास चली जाएंगी, कुछ भी बचेगा नहीं। आने वाले 50 सालों में कुछ नहीं रह जाएगा, केवल 2 वर्ग बचेगा, एक पूंजीपतियों का वर्ग बचेगा और दूसरा नौकर का वर्ग बचेगा। अभी तो किसान है, सीमांत किसान है, लघु किसान है, जिनके पास लैंड है, बाकी आगे आने वाले समय में कुछ भी बचने वाला नहीं है। अब इसमें क्या किया गया है कि जो मंडी समितियां संचालित होती हैं एपीएमसी, उनको निष्क्रिय कर दिया गया है। बिल में ऐसा बताया गया है कि कोई भी कंपनी अपनी मंडी लगा सकती है और अपने हिसाब से फसलों की खरीद कर सकती है। अब आप बताइए कि शुरू में जब ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स उतरेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां उतरेंगी, तो जो छोटे आड़ती हैं, जो मंडियों में काम करने वाले छोटे आड़ती हैं, ये खत्म हो जाएंगे। मंडियां खत्म हो जाएंगी तो कितने सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरी चीज़, इनको सलाह दिया गया है कि जो अनाज दिया जाता है राशन की दुकानों पर, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको राशन मिलना चाहिए, आप उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करिए, वो अपने हिसाब से मनमाने तरीके से बाज़ार से जितना उनको लाना होगा अनाज पानी उतना ले आएंगे। अनाज मिलता था तो घर में लोग खाते थे, गरीब लोग थे। अब उनके खातों में पैसा जाएगा, पैसे का कहाँ वो लोग दुरुपयोग करेंगे, उनके घर के लोग कैसे होंगे, ये सब भी चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो ये जो एफसीआई है, एफसीआई आप लोग जानते होंगे, जो अनाज को खरीदती है, खरीदने के बाद उनके भंडारण का प्रबंध करती है, भंडारण के बाद में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैसे की व्यवस्था करती है, उसमें लाखों कर्मचारी बेरोजगार होने जा रहे हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, अपने कांटे लगाएंगी, अपनी मंडियां बनाएंगी और वो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, किसानों को प्रलोभन देने के लिए
किसानों को प्रलोभन देने के लिए और छोटे जो व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, उनको तोड़ने के लिए पहले अधिक दाम दे करके वो अनाज खरीदेंगे। उसके बाद में जब छोटे छोटे व्यापारी ख़त्म हो जाएंगे तब उनके पर निकलेंगे बाहर, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती के लिए जो मंजूरी दे दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपसे, उनके हिसाब से आपको फसल पैदा करना पड़ेगा। वो बताएंगे कि आप ये नहीं ये लगाइए, आप वो नहीं वो लगाएंगे, उसके बाद आप उसको बेचेंगे। जब आप बेचने जाएंगे तो उस फसल का कोई ख़रीदार नहीं होगा, उन्हीं को बेचना पड़ेगा। अब वो आपको पैसा देते हैं, कितना देते हैं, कब देते हैं, सारे पूर्ण रूप से वो लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। तो ये स्वतंत्रता ठीक नहीं है। धीरे धीरे किसान की ज़मीनें व्यापारियों के पास जा रही हैं। जैसा आप लोग जानते हैं शहरों में हो रहा है, बड़े पूंजीपति सारे किसानों की ज़मीनों को खरीदते जा रहे हैं। ये जो अभी एक्ट लागू किया है, इस एक्ट का हमारा संगठन और इस देश के सैकड़ों संगठन पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन हमारे संगठन के द्वारा इस महीने में हर एक ज़िले से, हर एक तहसील से दिया जाएगा, ताकि यह जो बिल है ये वापस लिया जाए। तो ये 2 मुद्दे हो गए। तीसरा जो मुद्दा था अपना, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे लगातार, तो राष्ट्रीय किसान आयोग के बारे में मैंने बताया। अनाज मंडियों का निजीकरण हो रहा है, उसको रोकना है, उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद में FPTC 2020 और FPSS 2020 जो अध्यादेश लागू किया गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, उसको लेने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अब हम आपके सवाल और जवाब पर आते हैं। आपके कमेंट जो आए हैं उस पर हम आप लोगों को जवाब हम दे रहे हैं कमेंट देख करके। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक DP शुक्ला जी ने लिखा है, जय हो भैया जी। आपकी भी जय हो शुक्ला जी, और किसानों की, मजदूरों की, और हमारे जो युवा साथी हैं उनका भी उत्थान हो। विनीत उपाध्याय जी लिखते हैं कि आप सभी से निवेदन है कि इस विषय पर जरूरी राय दें, कब तक किसान भाइयों को धोखा दिया जाएगा। एक गन्ना प्रजाति जो BO 110 जो पहले अर्ली के रूप में किसान अच्छी वैरायटी बोल के उसे सामान्य किया गया। गन्ना किसानों की यही होना है। अभी जो गन्ना किसानों की तकलीफ है वही अभी सभी किसानों की तकलीफ होने वाली। जैसे गन्ना किसान स्वतंत्र हैं, गन्ना चीनी मिले, उसी प्रकार से अब मंडियों में अडानी और अंबानी उतरने वाले हैं, बड़े बड़े व्यापारी उतरने वाले हैं। आपको जिस भाव में चाहेंगे उस भाव में आपको फसल आपको बेचना पड़ेगा। राकेश दुबे जी तहसील अध्यक्ष हैं चौरी चौरा से, हर हर महादेव। मुकेश जो हमारे संगठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, मुकेश कुमार जी गोरखपुर कार्यालय से किसान मजदूर सेना का संचालन करते हैं। उन्होंने लिखा है, भूमि पर अधिकार देने में कृषि भूमि के मालिकाना हक को लेकर विवाद सबसे बड़ा है। जी, देश के अंदर कृषि भूमि के मालिकाना हक को लेकर के विवाद बड़ा है, सही बात है। लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है उसमें ऐसा प्रावधान है कि सरकार जब चाहे और जैसे चाहे जिस रेट पर जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। यह कानून भी खतरनाक है, लेकिन हम लोग बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं? हिंदू में बटे हैं, मुसलमान में बटे हैं, ब्राह्मण में बटे हैं, क्षत्रिय में बटे हैं। हम अपने कर्म के अनुसार ना हम मांग कर रहे हैं सरकार से और ना हम कर्म के अनुसार अपने राजनीति में नेताओं का चयन कर रहे हैं। जैसे कोई भी प्राइवेट कर्मचारी है तो हमारा एक और भी लड़ाई हमारी चल रही है, PIL हमने डाला हुआ है कि समान कार्य समान वेतन। कोई प्राइवेट टीचर है तो 10,000 में 12 घंटा पढ़ा रहा है, और कोई सरकारी टीचर है तो पढ़ाता भी नहीं है, 2-4 घंटे जाता है और 50,000, 60,000, 80,000, 1-1 लाख रुपए तक वेतन ले रहा है। तो ये सब अन्याय है भाई। जो सरकारी व्यक्ति है उसकी योग्यता के बराबर का प्राइवेट टीचर है या किसी भी सरकारी विभाग में कोई क्लर्क है, कोई किसी भी रैंक का ऑफिसर है, तो प्राइवेट कर्मचारियों में और सरकारी कर्मचारियों में भेदभाव क्यों?
क्योंकि आप जब नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जब सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही हैं, तो व्यक्ति प्राइवेट में जाएगा। तो प्राइवेट में पढ़ाने वाला या प्राइवेट में काम करने वाला जो निजी क्षेत्र में काम कर रहा है वो जानवर है क्या? सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग बहुत कोई आसमान से प्रकट हुए हैं क्या? तो ये मांग तो हम लोग रख ही रहे हैं। अभी कोई मुझसे जुड़ना चाहे, बात करना चाहे तो रिक्वेस्ट भेज सकता है। विनोद राज पुरोहित जी, संतोष कुमार तिवारी जी, अश्विनी पांडे जी। फसल पर मूल्य किसानों की एक बड़ी समस्या है। फसल पर सही मूल्य किसानों की समस्या यह भी कि उनके फसल का सही मूल्य नहीं मिलता। फसल का सही मूल्य नहीं मिलेगा, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके जो सगे संबंधी हैं वो सब जाकर के मिलों में, फैक्ट्रियों में, दूसरे राज्य में नौकरी करेंगे, क्योंकि आपने कभी इन बातों को उठाया ही नहीं, इन बातों को महत्व ही नहीं दिया। अभी कोई लाइव लेकर के आवे और उसमें जो है कोई हिंदुओं की बात करे, जय श्री राम, जय महादेव, और उल्टी सीधी गालियां बके मुसलमानों को। अभी देखो, देखने वालों की संख्या लाखों में पहुंच जाए। मैं जब भी लाइव करता हूं, हमारे संगठन के लोग लाइव करते हैं, किसानों की बात होती है, श्रमिकों की बात होती है, जब काम की बात होती है तब इस देश का युवा पता नहीं क्यों मौन हो जाता है। मतलब क्या ये टेंडेंसी बन गई है लोगों की, केवल हिंदू मुसलमान करने वालों को ही वरीयता दी जाएगी? जो आपकी बात करेगा, जो आपके काम की बात करेगा, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दों की बात करेगा, क्या उनको समर्थन नहीं मिलेगा? क्या आप लोग उनसे नहीं जुड़ेंगे? ठीक है, हमारा देश है, सनातन धर्म है, मैं सनातनी हूँ, मानने वाला हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन काम की बात करने वाले को भी वरीयता देनी पड़ेगी। अभी कोई व्यक्ति अगर जुड़ना चाहता है तो रिक्वेस्ट भेज सकता है और अपने सवाल रख सकता है। प्रश्न बहुत कम है, जिनके प्रश्न आए थे मैंने उत्तर दे दिया है। संदीपन मिश्रा जी रखते हैं, आदि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मंशा है कि सभी गांवों को सड़क और खेत को पानी मिले, लेकिन गांव सड़क तो मिल रही है परंतु खेत को पानी नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा नहर की खुदाई कराई गई परंतु आज तक नहर के पानी नहीं आया। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक नहर, सरयू नहर जो है वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। वो इतना बड़ा घोटाला है कि आज तक वो क्लियर ही नहीं हुआ है। अरबों खरबों रुपए का घोटाला है कि कौन सी सरकार में वो घोटाला हुआ है वो नहीं मालूम है मुझको, लेकिन वो घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है वो भी। जी कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहे तो हम जुड़ सकता है। हमारा संगठन इस समय 56 से अधिक जिलों में कार्य कर रहा है और तहसील लेवल तक, नीचे लेवल तक। महात्मा गांधी ने किसानों को भारत की आत्मा कहा था, लेकिन आज की किसानों की समस्याओं पर राजनीति करने वाले ज़्यादा हैं और उनकी समस्याओं के तरफ ध्यान देने वाले बहुत कम हैं। मुकेश जी आपकी बात सही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरोसा दिलाया था कि वो स्वामीनाथन आयोग को लागू कर देंगे, किसानों के फसलों का दाम 2 गुना कर देंगे, लेकिन तो अभी क्या हो रहा है कि जो दाम बेचारों को एमएसपी मिल रही थी वो भी मिलनी बंद हो रही है, जिसको लेकर के देशव्यापी आंदोलन शुरू है। पंजाब के जो किसान संगठन है वो 20 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकाल करके और जाएंगे और वहाँ के संबंध अधिकारियों को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपेंगे। हमारा संगठन किसान मजदूर सेना भी, सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी सुन लें, अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने तहसीलों में वहाँ के तहसीलदार को, वहाँ के एसडीएम को, वहाँ के डीएम को, कलेक्टर को जा कर के ज्ञापन देना है और उसमें 3-4 सूत्रीय मांग, जो अध्यादेश लागू हुआ, ऑर्डिनेंस जो लागू किया गया है, इसको वापस लेने की बात करनी होगी। केडी मिश्रा लिख रहे हैं, विकास के साथ धर्म ही जरूरी है। धर्म से कौन भंग कर रहा है आपको मिश्रा जी? कोई हटा रहा है आपको कि धर्म से आप हट जाइए? कोई नहीं हटा रहा है ना। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, लागू हो गया हिंदू राष्ट्र। जो लोग चिल्ला चिल्ला के मुसलमानों को गाली देते थे और धर्म के लोगों को गाली देते थे, एक भी, अभी मैं ये विषय से मैं हट रहा हूँ, लेकिन आपको जवाब देना ज़रूरी है कि जो सब्सिडी दी जा रही थी, क्या वो रोकी गई? मदरसों को जो सब्सिडी मिल रही थी उससे और बढ़ा करके दी जा रही है। कोई फेरफार पड़ा है, कोई बदलाव हुआ है?
इसलिए यहाँ पे धर्म की बातें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं चाह रहा हूँ कि प्राइवेट कर्मचारियों के हक की बात हो, जो मजदूर हैं उनके हक की बात हो। श्रम कानूनों में जो बदलाव होने चाहिए उस हिसाब से बदलाव नहीं हुए हैं। मुद्दा ये होना चाहिए कि आदमी को उसके जगह पर रोज़गार मिले। इसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं कि हमको हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में रोज़गार दें, ताकि दूसरे प्रदेशों में जा कर के वहाँ का अपमान, वहाँ की पीड़ा, वहाँ के लोगों की दुर्भावना का शिकार ना होना पड़े। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमको मुद्दे पर बात करनी होगी, बिना मुद्दे पर बात करके कोई मतलब नहीं है। बाकी तमाम सारे धार्मिक संगठन हैं, तमाम सारे धर्म के लोग हैं, सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। सरकारों को बनाने के लिए अलग अलग जो है अपना एजेंडा तय करते हैं। एजेंडा तय करने के बाद में विकास किसका हो रहा है? बड़े उद्योगपतियों के विकास की बात नहीं हो रही है। हमारा संघर्ष है जो गांव में रहते हैं लोग, उनके लिए मैं लड़ रहा हूं, मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूं। हमारा संगठन, हमारे संगठन के लोग, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, इनके लिए हमारी लड़ाई है। शहरों में 24 घंटे बिजली, गांव में 8 घंटे भी नहीं। तो गांव में हम लोग जानवर बसते हैं क्या? जो गांव में रहने वाला व्यक्ति हो जानवर है? तो इन जो मूलभूत हमारी समस्याएं हैं उसको उठाना पड़ेगा। और हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं वो भी किसानों के मुद्दे पर सक्रिय रहते हैं। आदरणीय विनय द्विवेदी जी, वो भी किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके आने के बाद रोड रस्तों का काम भी अच्छा हुआ, जो ग्रामीण सड़कें हैं। बाकी जो काम बाकी हैं, कई सारे लोगों से, कोल्हुआ, बनकट और कई जगह से मेरे पास फ़ोन आया, व्हाट्सएप भी उन लोगों ने भेजा, सड़क की दुर्दशा दिखाई है। उसके लिए भी आदरणीय विधायक जी से मैंने बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बरसात खत्म होने के बाद में क्षेत्र की कोई भी सड़क बाकी नहीं रहेगी। अभी 2 साल का समय पड़ा है, 2 साल के अंदर सारी सड़कें बनवाई जाएंगी। तो मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद देता हूं। और ठीक है, धर्म कर्म अपने जगह पर है, आप अपने धर्म को मानिए, सारी चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है पेट का धर्म है। पेट से जुड़ा हुआ है किसान, पेट से जुड़ा हुआ है श्रमिक, पेट से जुड़े हुए हैं गांव, गरीब, मजदूर जो सड़कें बना रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करके कपड़े तैयार कर रहे हैं, जो आपके लिए ऑटो पार्ट्स इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, दिन रात खून पसीना अपना लगा दे रहे हैं। उन्हीं के वजह से यह देश चल रहा है, यह दुनिया चल रही है। इस देश में श्रमिक नहीं होगा, कृषक नहीं होगा तो यह देश खत्म हो जाएगा। आप रुपया और पैसा नहीं खा सकते हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो ये बढ़ावा दे रही है सरकार, ये इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही दुष्कर होने वाले हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम लोगों द्वारा जो ज्ञापन सौंपा जाएगा उस पर संज्ञान लें, और संज्ञान लेकर के जो अमेंडमेंट पास किया है इसको वापस लें। जो ऑर्डिनेंस आया है, इस ऑर्डिनेंस को वापस लें। अगर ऑर्डिनेंस वापस नहीं होता है तो 50 साल के बाद में किसानों की ज़मीनें और किसान सब कुछ बड़े उद्योगपतियों के पास, गिने चुने मुट्ठी भर, लगभग 150 लोगों के पास पूरे देश की ज़मीनें और सब कुछ उनके पास पहुंच जाएगा। फिर इस देश में 2 ही वर्ग बचेगा, एक मुट्ठी भर लोगों का वर्ग जो पूंजीपति होंगे और बाकी सारे लोग नौकर होंगे, जैसा कि अभी भी वही है। आप कंपनियों में, मिलों में, फैक्ट्रियों में जाइए, काम करिए, खाने जितना पैसा ले जाइए, बाकी क्या मिल रहा है? मीडिया चिल्ला चिल्ला के बताती है इनकी संपत्ति इतना करोड़ बढ़ गई, उतना करोड़ बढ़ गई, और गाँव में गरीबी खत्म नहीं हो रही है। तो ये जो गैप हो गया है, इस गैप को दूर करने के लिए सरकार को प्रयास करना होगा। समय समय पर हमारा संगठन, हमारे संगठन के लोग सरकार को अवगत कराते रहेंगे, उनको निवेदन भेजते रहेंगे। आप सब लोग जुड़े इतनी संख्या में, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिल्ली दरबार तक पहुंचे। और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार, अपना सहयोग, अपने जो विचार हैं वो हम तक आप पहुंचाते रहें। इस तरह से आप लोगों के लिए निरंतर, जब तक सांस है तब तक किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, मजदूरों के लिए, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि गांव का भी विकास हो, किसानों का विकास हो, श्रमिकों का विकास हो, प्राइवेट कर्मचारी जो हैं उनका विकास हो, जो छोटे व्यापारी हैं बाज़ारों में जो दुकानें चलाते हैं उनका विकास हो, तो आप लोगों को इन मुद्दों की जानकारी लेनी होगी। और जो किसानों के संगठन हैं, श्रमिकों के संगठन हैं, भले वो
हमारा संगठन है, आपका संगठन ही किसान मजदूर सेना हो या देश के अन्य संगठन हैं, उनको सहयोग करना होगा, उनको बढ़ावा देना होगा और अपनी मांगों को जनप्रतिनिधियों के सामने रखना होगा दमदारी के साथ में। कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है, हो सकता है उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम रहते हों, बड़े उद्योगपति हैं, वो किस तरह से उनको आइडिया दे रहे हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, भूल सबसे होती है। तो उसके लिए भी हम लोगों को ज्ञापन के द्वारा जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के संचालक हैं इस समय के, उनको अपनी बात को पहुंचाना होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। मैं जयप्रकाश दुबे, जेपी भैया, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर सेना। आप जितने भी लोग जुड़े, जितने भी लोगों ने अपना विचार रखा, उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा फैलाइए कि ये लाखों लोगों तक, 24 घंटे में लाखों लोगों तक पहुंचे। सारे ग्रुप में, सारे आप इसका लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में सभी जगह पे भेजिए, क्योंकि जो जानकारी मैंने दी है वो जानकारी मुझे नहीं लगता है कि जितने लोग जुड़े थे सभी के पास रही होगी, कुछ लोगों के पास रही होगी। इसलिए स्वामीनाथन जो ऑर्डिनेंस पास हुए हैं वो, और बहुत सारी बातों को मैंने इस लाइव के माध्यम से रखा है। इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत फिर से दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कृषक, जय श्रमिक, हर हर महादेव।